हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज की क्लास में हम 12th एनसीईआरटी का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बच्चों 12th एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। इससे पहले तीसरा चैप्टर मानव जनन हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ये चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों, इस चैप्टर से नीट एग्जाम्स में कभी कभी 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बाकी एक तो आना ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसी प्रकार जो 12th स्टूडेंट हैं तो 12th की एक बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। तो 12th और नीट दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इसमें बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है और बहुत आसान सा चैप्टर है बच्चों। यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों हम आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ना बच्चों इस चैप्टर में, क्या होता है जनन स्वास्थ्य? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं बच्चों कि जनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है। जनन स्वास्थ्य क्या मतलब होता है बच्चों इस शब्द का? तो बच्चों जनन स्वास्थ्य के हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है स्वस्थ जननांग एवं उनके सामान्य कार्य। ये शाब्दिक अर्थ है बच्चों जनन स्वास्थ्य का। जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जननांग स्वस्थ रहें और सामान्य रूप से कार्य करते रहें, तो वो जनन स्वास्थ्य है। लेकिन बच्चों जनन स्वास्थ्य की ये पूरी परिभाषा नहीं है। जनन स्वास्थ्य की जो वास्तविक परिभाषा है वो दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसने जनन स्वास्थ्य की एक प्रॉपर परिभाषा दी है और एग्जाम में आपको वही परिभाषा याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे किसे कहेंगे जनन स्वास्थ्य, तो जो जनन स्वास्थ्य की परिभाषा है WHO के अनुसार वो आपको मेंशन करनी है। वो परिभाषा क्या है कि जनन के सभी पहलुओं सहित। जनन स्वास्थ्य का मतलब केवल स्वस्थ जननांग और उनके सामान्य कार्यों से नहीं है, बल्कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य से है। जनन स्वास्थ्य का वास्तविक मतलब क्या है? जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य से है। केवल स्वास्थ्य जननांग और उनके कार्यों से नहीं है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य से है। क्या मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य से? संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब है कि व्यक्ति को शारीरिक कोमा भावनात्मक, व्यावहारिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो हम उसको कहेंगे कि वह जननिक रूप से भी स्वस्थ है। तो जनन स्वास्थ्य का मतलब केवल स्वस्थ जननांग और उनके सामान्य कार्यों से नहीं है, बल्कि पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने से है। और पूर्ण रूपेण स्वस्थ कब कहेंगे? जब व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ हो,
व्यावहारिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। क्या मतलब है इन शब्दों का? तो शारीरिक रूप से स्वस्थ का मतलब उसके जननांग पूरे स्वस्थ हों, उसका पूरा शरीर टूटा फूटा कहीं से ना हो, स्वस्थ हो, पूरा हो, शारीरिक स्वस्थता हो गया। भावनात्मक स्वस्थता का मतलब है कि व्यक्ति भावनाओं पर काबू रखे, परिस्थितियों को सही तरीके से हैंडल कर पाए। ऐसा नहीं हो कि बात बात पर गुस्सा करे तो भावनाएं नियंत्रण में रखने वाला हो। व्यावहारिक, उसका व्यवहार लोगों के प्रति सही होना चाहिए। सामाजिक, घर परिवार में रिश्तेदारों के बीच उसका जो कार्य करने का तरीका है, जो व्यवहार है, वो उचित होना चाहिए। तो इन सभी दृष्टिकोण से व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है तभी हम उसको जननिक रूप से भी स्वस्थ मानेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन ये है कि हम ऐसे स्वस्थ समाज को स्वस्थ समाज कह सकते हैं जहाँ पर व्यक्ति के जननांग स्वस्थ रहें और सामान्य रूप से कार्य करते रहें। अगर किसी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के जननांग स्वस्थ रहते हैं और सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं तो ऐसे समाज को हम जननिक रूप से स्वस्थ समाज कह सकते हैं। तो ये बच्चों जनन स्वास्थ्य की परिभाषा है, डेफिनेशन है। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ और एक WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेनली हमें 5 पॉइंट पढ़ने हैं। इसका पहला पॉइंट है बच्चों जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, क्या क्या समस्याएं किसी व्यक्ति में पाई जा सकती हैं जनन स्वास्थ्य से संबंधित, और उनसे कैसे निपटें, मतलब उनकी कार्यनीति। समस्याएं एवं कार्यनीतियां, ये पहला पॉइंट हम बच्चों इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कार्यनीतियां। इस चैप्टर का बच्चों जो दूसरा हेडिंग है, दूसरा पॉइंट इसमें शामिल है, वो है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में अत्यधिक तेज वृद्धि, एवं साथ में एक और पॉइंट इसमें जोड़ रखा है, वो है जन्म नियंत्रण, बर्थ कंट्रोल। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण, ये दूसरा पॉइंट जो इस चैप्टर में हम शामिल करते हैं बच्चों। इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट है वो है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। चौथा पॉइंट इसमें शामिल करते हैं बच्चों STD, जिनको आजकल STI नाम देते हैं। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, जिनका वास्तव में जो नया नाम है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यौन संचारित संक्रमण। और लास्ट पॉइंट बच्चों इसमें इंक्लूड करेंगे वो है वंध्यता, इनफर्टिलिटी, वंध्यता। ये 5 पॉइंट हैं बच्चों जिसे हम इस चैप्टर में शामिल करेंगे। वो हैं ये 5 पॉइंट, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं, वो है जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और इनकी कार्यनीतियां। ये बच्चों हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक फर्स्ट, जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं और कार्यनीति। क्लियर है बच्चों चैप्टर कि क्या पढ़ना है चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें जनन स्वास्थ्य से संबंधित चीजें पढ़नी हैं।
क्या क्या हेडिंग्स इंक्लूड करेंगे? ये 5 हेडिंग्स इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे और इन हेडिंग्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहली हेडिंग आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों, वो है जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कार्यनीतियां, कि लोगों को जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। देखो बच्चों, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य की समस्याओं को जाना और इन पर एक कार्य योजना बनाई। तो जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले कार्य योजना बनाने वाला देश है भारत, और उसने जनन स्वास्थ्य को वास्तव में एक समस्या का विषय माना और इसके को ठीक करने के लिए उसने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए और सबसे पहले उन कार्यक्रमों का नाम दिया परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि भारत विश्व का प्रथम देश रहा है, भारत विश्व का प्रथम देश रहा है जिसने सबसे पहले जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। सबसे पहला देश रहा है जिसने सबसे पहले जनन स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ किए और उन कार्यक्रमों को एक नाम दिया, वो नाम था बच्चों परिवार नियोजन। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के नाम से इसने कार्यक्रम शुरू किए सबसे पहले। और कब शुरू किए, ये क्वेश्चन भी बार बार नीट में पूछा जाता है। ये कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई थी बच्चों 1951 में, 1951 में। यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से देश ने जनन स्वास्थ्य को एक समस्या के रूप में माना और उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वो देश था भारत। किस कार्यक्रम की शुरुआत की? शुरुआत में क्या नाम था इस कार्यक्रम का? इसका नाम था परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, जिसमें सबसे पहले केवल इसी बात को इंक्लूड किया गया था कि छोटे परिवार होने चाहिए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। इसलिए परिवार नियोजन के नाम से कार्यक्रम चलाए गए और उन कार्यक्रमों कब शुरुआत की थी? 1951 में। तो यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व भारत का पहला ऐसा देश है जिसने जनन स्वास्थ्य पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। सबसे पहले 1951 में परिवार नियोजन के नाम से कार्यक्रम चलाया। इसके बाद बच्चों ये कार्यक्रम तब से लेकर आज तक चलाए जा रहे हैं लोगों को जनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए। 1951 के बाद प्रत्येक दशक, मतलब प्रत्येक अगले 10 साल के दौरान इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया और इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करके इनमें नए नए और चीज़ें, उद्देश्य जोड़ते गए। और वर्तमान में बच्चों ये जो कार्यक्रम है, जो परिवार नियोजन के अपन बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में बच्चों ये कार्यक्रम एक नए नाम से चलाया जा रहा है जिसका नाम है बाल एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। तो जो वर्तमान नाम है इस कार्यक्रम का, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है उसका जो वर्तमान नाम है वो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य
सेवा कार्यक्रम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ये इस प्रोग्राम का वर्तमान नाम है। शुरुआत में नाम बच्चों क्या था? फैमिली प्लानिंग से शुरू हुआ था और वर्तमान नाम इसका क्या है? वो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इस नाम से ये प्रोग्राम जो है प्रसिद्ध है। इसका नाम अंग्रेजी में भी आपको याद रखना है, RCH। RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इस RCH के नाम से बच्चों ये वर्तमान में कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो लोगों के जीवन को, लोगों के जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों चैप्टर जनन स्वास्थ्य की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और इसमें क्या है जनन स्वास्थ्य? तो जनन स्वास्थ्य का मतलब केवल स्वस्थ जननांग और उनके सामान्य कार्य नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने से है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से। जनन स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं उनकी अभी अपन चर्चा करेंगे। भारत विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने जनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी समस्याओं को जाना और उनको ठीक करने के लिए परिवार नियोजन नाम से 1951 में कार्यक्रम की शुरुआत की। सबसे पहले भारत ने इस क्षेत्र में काम शुरू किया। इसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद कार्यक्रम को पुनः रिवाइज किया गया, अध्ययन किया गया, मूल्यांकन किया गया और नए नए उद्देश्य इसमें शामिल करते गए। और वर्तमान में बच्चों ये जो कार्यक्रम है वो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रचलित है, RCH के नाम से प्रचलित है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो क्या है RCH, कौन कौन से उद्देश्य इसमें शामिल हैं? तो ये हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि इस RCH प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं, आखिर किन उद्देश्यों को लेकर ये RCH प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, क्या फ़ायदा इससे लोगों को हो सकता है। तो अगली हेडिंग है बच्चों हमारी RCH के उद्देश्य। RCH के उद्देश्य क्या है? RCH के उद्देश्य क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल की गई हैं? तो बच्चों RCH प्रोग्राम का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि जब व्यक्ति किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं तो किशोरावस्था को प्राप्त करने पर उनके शरीर में क्या क्या शारीरिक और मानसिक रूप से बदलाव आते हैं, उन बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि उनके दिमाग में कोई गलत धारणा विकसित नहीं हो। तो किसी भी व्यक्ति को लैंगिक रूप से जनन योग्य होने पर उसके जननांगों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में उसको जागरूक बनाना, ये बच्चों पहला उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य क्या है? लोगों के जननांगों कोमा किशोरावस्था एवं होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूक बनाना, ये इस प्रोग्राम का पहला उद्देश्य है बच्चों। RCH का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को उनके जननांगों, किशोरावस्था और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूक बनाना, ताकि लोगों के दिमाग में कोई गलत धारणाएं विकसित नहीं हो। क्लियर है बच्चों पहला उद्देश्य RCH का। RCH का जो दूसरा उद्देश्य है वो है बच्चों स्वच्छ एवं सुरक्षित यौन क्रिया के बारे में और साथ में STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यौन संचारित संक्रमण के बारे में
जागरूक बनाना कि जो यौन संपर्क होता है, यौन क्रियाएं होती हैं किशोरावस्था के बाद, वो स्वच्छ हों, सुरक्षित हों और किस प्रकार से यौन संचालित रोग फैलते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करें, जागरूक बनाएं, ताकि वो किसी यौन संचालित रोग का संक्रमण की चपेट में ना आए। तो इस उद्देश्य को भी हम इस जनन स्वास्थ्य में शामिल कर लेते हैं बच्चों। तीसरा उद्देश्य जो बच्चों इसमें शामिल करते हैं वो ये है कि जो जननक्षम जोड़ी है, जननक्षम जोड़ी मतलब जो लैंगिक जनन करने योग्य जोड़ी है, जो युवा लोग हैं या जिनकी हाल ही में शादी हुई है, तो उस जननक्षम जोड़ी को गर्भ निरोधक साधनों के बारे में बताना, उसको गर्भ निरोधक साधन के बारे में जानकारी देना, ताकि वह बच्चों में गैप कर सकें और सही निर्णय ले सकें कि उनको कब बच्चे उत्पन्न करने हैं, ताकि जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके। तो जननक्षम जोड़ी को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के बारे में जानकारी देना, ताकि वह जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि है उसको कुछ हद तक नियंत्रित करने में अपना भूमिका निभा सकें। इसके बाद बच्चों जो उद्देश्य हम शामिल करते हैं वो है गर्भवती महिलाओं की देखभाल। गर्भवती महिलाओं तथा प्रसव के बाद माता एवं बच्चे की देखभाल, ये उद्देश्य भी बच्चों हम जनन स्वास्थ्य में शामिल करते हैं कि महिला गर्भवती है तो गर्भवती महिला की 9 महीने तक देखभाल करना उचित ढंग से, प्रसव शिशु का जन्म हॉस्पिटल में ही करवाना, और शिशु जन्म के बाद उस नवजात शिशु और माता दोनों की उचित देखभाल करना, ये उद्देश्य भी बच्चों हम शामिल करते हैं जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत। लड़का लड़की कुछ भी उत्पन्न हो सकता है जनन के दौरान, क्योंकि लिंग निर्धारण वैसे तो स्पर्म करते हैं, बट बच्चों एक संयोग मात्र घटना है ये। तो किसी भी दंपत्ति के चाहे लड़का उत्पन्न हो चाहे लड़की उत्पन्न हो, उनको एक समान महत्व और अवसर देना चाहिए। तो इस बारे में भी लोगों को जागरूक बनाना है कि लड़का या लड़की कोई सा भी संतति हो तो को समान महत्व तथा अवसर देना चाहिए, ऐसा भी लोगों को जागरूक बनाना है कि चाहे दंपत्ति के लड़की उत्पन्न हुई हो चाहे दंपत्ति के लड़का उत्पन्न हुआ हो, दोनों ही संतान है, तो उन दोनों संतानों को एक समान महत्व देना चाहिए दंपत्ति को, उनको एक समान अवसर देना चाहिए कि जो कार्य लड़का करना चाहता है हम उनकी पूर्ति करते हैं, दंपत्ति उनकी पूर्ति करता, तो वैसे ही बच्चों लड़कियों की जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं हैं अपने माँ बाप से वैसी ही होती हैं जैसे लड़के की होती हैं। तो हम उन लड़कियों की अपेक्षाओं पर भी पूरा उतरें, उनको भी वो सभी चीज़ें अवसर प्रदान करें जो हम एक लड़के को प्रदान करना चाहते हैं। तो इस बारे में भी लोगों को जागरूक बनाएं कि बच्चों लड़का लड़की में कोई अंतर ना समझें, दोनों को एक ही समझें। अगला जो उद्देश्य हम इसमें शामिल करते हैं वो है बच्चों विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा को बढ़ावा देना। विद्यालय स्तर पर यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, खासकर जो +1 +2 के बच्चे हैं, 11वीं 12वीं में जो बच्चे आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ जो 11वीं 12वीं क्लास में जो बच्चे आ जाते हैं वो किशोर किशोरी होते हैं, वो प्यूबर्टी एज में एंटर कर जाते हैं। तो उस समय बच्चों प्यूबर्टी एज आने पर उनके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं हार्मोन्स की वजह से, तो उस समय उन बच्चों को जो है वो यौन शिक्षा के बारे में भी सही जानकारी देनी चाहिए। सेक्स
क्वेश्चन के बारे में उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में यौन शिक्षा को लेकर कोई गलत धारणाएं विकसित नहीं हो और वह किसी बीमारी या अन्य किसी गलत डिसीजन के ना ले पाए। इसलिए विद्यालयों में यौन शिक्षा को लागू करना भी बच्चों आवश्यक होता है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों RCH के उद्देश्यों को। अगला जो उद्देश्य है वो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है कि जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि है, इस वृद्धि से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इनके बारे में लोगों को जागरूक बनाना कि जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, इस जनसंख्या वृद्धि से भविष्य में क्या क्या दुष्परिणाम, हानियां हमें देखने को मिलेंगी, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि से जो नुकसान समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व का होगा, उस नुकसान के बारे में लोगों को हम जानकारी दें, जागरूक बनाएं, ताकि वो कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोक सके। इसके बाद में बच्चों एक और उद्देश्य है जो आपको नोट्स दिए गए हैं कोचिंग की तरफ से, उसमें पहले एक बीच में एक पॉइंट डाला है, उसके बाद में एक और पॉइंट उद्देश्यों का लिखा हुआ है नोट डालकर, तो उसको मैं अलग से समझा देता हूं आपको यहाँ पर कि RCH में एक और उद्देश्य शामिल किया गया है। वो कौन सा है बच्चों? वो ये है कि हमें जो एक टेस्ट का नाम मैं बोल रहा हूं, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, उल्ब भेदन परीक्षण, अभी बात करेंगे इसके आगे। एक जांच है बच्चों, उल्ब भेदन जांच, इस पर कानूनी रूप से रोक लगा देनी चाहिए और साथ में नवजात शिशुओं का टीकाकरण, जिसको बोलते हैं बाल प्रतिरक्षण कार्यक्रम, नवजात शिशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए और उल्ब भेदन परीक्षण पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या है उल्ब भेदन परीक्षण? अभी अपन इसकी बात करेंगे। इसका उपयोग बच्चों गर्भवत शिशु का लिंग निर्धारण में किया जाता है, और अगर गर्भवत शिशु लड़की होती है तो बहुत सारे दंपत्ति उस लड़की को गर्भ में ही मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लिंग अनुपात डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस जांच पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि गर्भवत शिशु लड़की हो तो उसकी हत्या ना की जाए। तो ये बच्चों कुछ उद्देश्य हैं जिनको हमने शामिल किया है इस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब RCH के अंतर्गत। ऐसे मिलते जुलते और भी हो सकते हैं, ये मैंने सेलेक्टेड वो पॉइंट बताए हैं जो आपके NCERT में दिए हैं, तो आपको कतई रटना नहीं है कि साहब हमें तो यही याद रखना है। इनसे संबंधित और भी कोई ऐसा लगे आपको ज्ञान से, अनुभव से कि वो चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं चैप्टर जनन स्वास्थ्य की। जनन स्वास्थ्य चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि स्वस्थ जननांग और उनके सामान्य कार्य होने पर वह समाज जननिक रूप से स्वस्थ कहलाता है, और जननिक रूप से स्वस्थ समाज ही आगे भविष्य में स्वस्थ देश का निर्माण करता है। बच्चों जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को सबसे पहले भारत ने जाना और 1951 में परिवार नियोजन के नाम से कार्यक्रम चलाया, और वर्तमान में उस कार्यक्रम का नाम है बच्चों जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इस प्रोग्राम के बहुत सारे उद्देश्य हैं। हम इन उद्देश्यों को लेकर ये प्रोग्राम चला रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को, जनसंख्या को, हम जनन स्वास्थ्य को, किशोरावस्था में यौन क्रियाओं के बारे में, गर्भनिरोधक साधनों के बारे में, प्रसव के बारे में, यौन शिक्षा के बारे में हम जानकारी दे सकें, उन लोगों को जागरूक बना सकें ताकि वह एक स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। तो ये था बच्चों जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और कार्यनीति। इसके बाद बच्चों हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, उल्ब भेदन परीक्षण। वैसे तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, जो चैप्टर मैंने आपको बताया था ना जनन, मानव जनन, उस मानव जनन में बच्चों मैंने इस टेस्ट के बारे में आपको बता दिया था, पर वास्तव में ये जो टेस्ट है ये इस चौथे चैप्टर में दिया हुआ है NCERT में। तो यहाँ से मैं आपको दोबारा इस को रिपीट कर देता हूँ बच्चों।
एक टॉपिक है बच्चों उल्ब भेदन परीक्षण, अभी नाम आया है इसका। उल्ब भेदन परीक्षण, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट, अभी इसका नाम आया है कि जब हम जनन स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो इस टेस्ट की भी बात अवश्य करते हैं। क्या है ये? तो बच्चों इसकी पूरी थ्योरी मैंने मानव जनन 3rd चैप्टर में समझाई थी, बट आपके एनसीईआरटी में वो 4थे चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। अभी 10 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। बच्चों क्या है उल्ब भेदन परीक्षण? बच्चों ये एक विशेष प्रकार की जांच है जिसका उपयोग किया जाता है बनने वाले भ्रूण में आनुवांशिक विकार, डिजीज का पता लगाने के लिए। तो बच्चों उल्ब भेदन परीक्षण क्या है? ये गर्भस्थ शिशु की एक विशेष प्रकार की जांच है जो उसमें आनुवांशिक रोग विकसित होने के बारे में बताती है कि उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे करते हैं बच्चों? तो मैंने मानव जनन में बताया था कि जो परिवर्धित भ्रूण है बच्चों, वो परिवर्धित भ्रूण एक एमनियोन झिल्ली से कवर्ड रहता है। ये जैसे डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये बच्चों डेवलपिंग एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के बाहर की तरफ यहां पर एक पतली झिल्ली होती है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली, जिसका हमने नाम उस समय दिया था एमनियोन। एमनियोन झिल्ली। बच्चों इस एमनियोन झिल्ली और परिवर्धित भ्रूण, ये परिवर्धित भ्रूण, इसके बीच में यहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो झिल्ली और भ्रूण के मध्य में है। कहां पर है? इस द्रव में। परिवर्धित भ्रूण, ये बच्चों है डेवलपिंग एम्ब्रियो भ्रूण, ये झिल्ली है एमनियोन, और यहां पर एक तरल भरा हुआ है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। तो बच्चों इस फ्लूइड के माध्यम से जांच की जाती है। कैसे करते हैं? जब बच्चों गर्भावस्था 14 से 15 वीक सप्ताह की हो जाती है तो उस समय एक लंबी निडल के द्वारा, एक लंबी सर्जिकल निडल की सहायता से हम यहां से ये तरल निकाल लेते हैं। कौन सा तरल? जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। एक लंबी सर्जिकल निडल की सहायता से हम एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हैं बच्चों। इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या क्या है बच्चों? इस फ्लूइड में परिवर्धित भ्रूण की स्किन सेल्स होती हैं, क्योंकि जब ये भ्रूण बनता है, यहाँ पर इस भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के दौरान इसकी त्वचा की कुछ कोशिकाएं टूट टूट कर इस तरल में आ जाती हैं, तो इसमें स्किन सेल्स हैं। इसके साथ ही परिवर्धित भ्रूण की बच्चों लीवर सेल्स, यकृत की कोशिकाएं होती हैं, और साथ में बच्चों यहाँ पर प्लेसेंटल सेल्स, कुछ अपराकी कोशिकाएं भी होती हैं, और इन कोशिकाओं के साथ साथ यहाँ पर कुछ घुलनशील पदार्थ भी होते हैं। तो बच्चों ये जो एमनियोटिक फ्लूइड, ये जो तरल है, इस तरल में भ्रूण की स्किन सेल्स, लीवर सेल्स, प्लेसेंटल सेल्स और कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं। क्लियर है बच्चों? अब क्या करते हैं इन सेल्स का? तो बच्चों इन सभी कोशिकाओं का कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धन करते हैं, कल्चर करते हैं, और जब कोशिकाओं की संख्या पर्याप्त हो जाती है, पर्याप्त संख्या होने पर इन कोशिकाओं की जांच करते हैं
और जांच के क्या उद्देश्य हैं, क्यों करते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस जांच का जो पहला और मुख्य उद्देश्य है वो है परिवर्तित भ्रूण में आनुवांशिक विकार जानने हेतु। इस जांच का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर जांचने के लिए कि बनने वाले भ्रूण में कोई आनुवांशिक रोग तो पैदा नहीं हो रहा। तो कैसे पता लगाते, गुणसूत्रों के आधार पर। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भ्रूण में, 46 है, कम या ज्यादा है, कोई गुणसूत्र टूटा फूटा तो नहीं है, कोई गुणसूत्र डबल तो नहीं हुआ। तो मेनली गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन से रोगों का पता लगा सकते हैं हम इस तरीके से, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइपेंट्रल सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे नाम बच्चों, ऐसे गुणसूत्रीय विकार हम पता कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो घुलनशील पदार्थ होते हैं इस फ्लूइड में, इन घुलनशील पदार्थों के आधार पर हम, जैसे हीमोफीलिया रोग है उसका पता लगा सकते हैं, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट में लिख देता हूं SCA, सिकल सेल एनीमिया, इसका पता लगा सकते हैं। इसके साथ बच्चों हम सामान्य एनीमिया का भी पता लगा सकते हैं। इस जांच के द्वारा हम गर्भस्थ शिशु में होने वाले सामान्य एनीमिया का भी पता लगा सकते हैं। किस बेसिस पर, घुलनशील पदार्थों की बेसिस पर। तो बच्चों क्या उद्देश्य है मैनुल्ब भेदन परीक्षण का, कि हम इस परीक्षण के माध्यम से परिवर्तित भ्रूण में आनुवांशिक रोग, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और सामान्य एनीमिया, इन सब का पता लगा सकते हैं। इनका पता लगाने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। कब, जब गर्भावस्था 14 से 15 सप्ताह की हो जाती है तब। इसके साथ साथ बच्चों एक और उद्देश्य हम इसमें शामिल कर सकते हैं, वो है उपापचयी विकार का पता लगाना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बनने वाले भ्रूण में उपापचय से संबंधित तो कोई रोग नहीं डेवलप हो रहे हैं, उनका भी हम पता कर सकते हैं इस जांच के द्वारा। तो दो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। लेकिन बच्चों वर्तमान में इस टेस्ट को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट के द्वारा गुणसूत्रीय प्रतिरूप, गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाने लगा है। इस टेस्ट के द्वारा गर्भस्थ शिशु के गुणसूत्रीय प्रतिरूप के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाने लगा है। और जब लिंग निर्धारण कर लिया और यदि बच्चों गर्भस्थ शिशु अगर लड़की है तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस लड़की की दंपति गर्भावस्था में ही मार देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, गर्भावस्था को खत्म करवा देते हैं, जिसकी वजह से लिंगानुपात जो है डिस्टर्ब होता जा रहा है। ये एक प्रकार से दुरुपयोग है बच्चों इस टेस्ट का, इसलिए इस परीक्षण पर भारत सरकार ने कंप्लीटली रोक लगा दी है। तो ये है बच्चों उल्ब भेदन परीक्षण। परिवर्तित भ्रूण के बाहर जो झिल्ली एमनियोन, उस झिल्ली के बीच में तरल भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड, उल्ब तरल, और उल्ब तरल को कलेक्ट करके हम इस प्रकार से जांच करते हैं, जिसके उद्देश्य ये होते हैं। ये तो वास्तविक उद्देश्य हैं ताकि भ्रूण में विकृति का पता लगाया जा सके, पर दुरुपयोग क्या किया जा रहा है, लिंग निर्धारण में किया जा रहा है। इसलिए बच्चों इस टेस्ट को भारत सरकार ने कंप्लीटली बैन कर दिया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में यहाँ से पूछे जाते हैं। दो टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस परीक्षण के द्वारा कौन कौन से रोगों का पता कर सकते हैं और कौन से रोगों का नहीं। तो बच्चों जो नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और भी जो गुणसूत्रीय विकार हैं, उन सब का पता कर सकते हैं।
इसके साथ ही हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया का पता कर सकते हैं और सामान्य एनीमिया का भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉमन डिजीज हैं हम उनका पता नहीं कर सकते इस टेस्ट के द्वारा, जैसे पीलिया, सामान्य पीलिया है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, एड्स है, इन रोगों का हम इससे पता नहीं कर सकते हैं बच्चों। ये था उल्ब भेदन परीक्षण। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं चैप्टर जनन स्वास्थ्य और उसका पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, जनन स्वास्थ्य की समस्याएं और कार्यनीतियां। चैप्टर का एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है बच्चों। इसके बाद अगली क्लास में हम चैप्टर का दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है जन्म नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण। थैंक यू बच्चों।